आप सबका फिर से उत्सर्जन तंत्र के चैप्टर में स्वागत है। हमने पिछली बार नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, किडनी का सजाटर सेक्शन पढ़ लिया, उसमें हमने कॉर्टेक्स मेडुला सब कुछ पढ़ लिया। और ये एफरेंट आर्टरियोल, ये एफरेंट आर्टरियोल के बारे में पढ़ लिया। ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये पूरा का पूरा बोमन कैप्सूल है। और ये बीसीटी जो घूम करके इस तरह से निकलती है, बीसीटी इस तरह से इफरेंट और एफरेंट के बीच में से निकलती है। देखिए ये इसके पीछे से निकल रही है और आगे से निकल रही है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जक्सा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जक्सा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये 3 सेल्स से मिलकर के बना हुआ है। देखिए जो डीसीटी है, दूरस्थ संवलित नलिका, आपने वो डायग्राम देखा था, याद है आपको? एक छोटा सा शॉट बना दूंगा एक बार यूं, ये घूम करके इसके बीच में से निकल रही है। ये चीज ही घूम करके आ रही है, हेनले लूप और ये पीसीटी, ये बीसीटी, ये दोनों के बीच में से निकल रही है। ये यहां से निकल रही है, देखिए ये यहां निकल रही है। इसका बड़ा रूप हमने यहां दिखाया, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर यूरिन कैसे बनता है समझना, तो ये डायग्राम बार बार हमें आएगा। आप देख रहे होंगे कि मैंने 2-3 बार आपको इसके बारे में बता दिया। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, एक्सक्रीशन आपको समझ में नहीं आ सकता। ये 3 सेल्स, बीसीटी की सेल्स यहाँ पे देखिए क्यूबोइडल होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में आते ये स्तंभाकार हो गई, लंबी हो गई, ये लंबी हो गई। ये सेल्स को गौर फरमाइए, यहाँ पे ये सेल्स यहाँ पे यहाँ से वर्गाकार थी, क्यूबोइडल से कॉलमनर हो गई है। ये सेल्स कॉलमनर हो गई, इसकी शेप देखिए, ये कॉलमनर हो गई। यहाँ क्यूबोइडल थी, ये क्यूबोइडल थी, यहाँ आते चेंज हो गई। और इनके बीच में एफरेंट और इफरेंट के बीच में पाई जाती है लेसिक सेल्स। और एफरेंट देखिए, इसका व्यास और इसका व्यास, देखिए ये चौड़ी है, ये पतली है। इसकी वजह से प्रेशर से ब्लड आ रहा है, ये एफरेंट की जो वॉल्स है, इसके अंदर एक प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिसे कहते हैं जक्सा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये रही, ये देखिए जो इसके साथ में चिपकी हुई है, ये एफरेंट तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो इनके पास में आ जाती है डीसीटी और लेसिक सेल्स के बाद में, ये सेल चेंज हो जाती है। ये हम बाद में जब यूरिन फॉर्मेशन के पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जक्सा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या करती है, इनकी वॉल्स को, ये जो वॉल है इसको सिकुड़ाती है, जिससे प्रेशर ब्लड का और बढ़ जाता है। ये एफरेंट आर्टरियोल फिर से ब्रांच हुई है, अलग अलग कैपिलरीज में, केशिकाओं में डिवाइड हो गई। इसी गुच्छ को हमने ग्लोमेरुलस कहा था। ये ग्लोमेरुलस हो गया और ये बड़ा सा बोमन कैप्सूल हो गया। ये बोमन कैप्सूल हो गया। अब हमने कहा जक्सा ग्लोमेरुलर एपरेटस से क्या समझते हैं, तो हम ये कहेंगे कि एफरेंट आर्टरियोल की भित्ति में पाई जाने वाली जक्सा ग्लोमेरुलर सेल्स और बीसीटी दूरस्थ संवलित नलिका की वो कोशिकाएं जो एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल के बीच में पाई जाती है, वो घनाकार से
लंबी स्तंभाकार हो जाती है, उनको मैकुला डेंसा कहते हैं। और ये लेसिक सेल्स, ये तीनों मिलकर के कलेक्टिवली, संयुक्त रूप से जक्साग्लोमेरुलर एपरेटस कहलाता है। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आती है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 प्रोसेस है। एक अल्ट्राफिल्ट्रेशन यानी सूक्ष्म छलई, दूसरा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन चयनात्मक अवशोषण, थर्ड है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये डायग्राम फिर काम आएगा, इसलिए इसको साथ में बना रखा है हमने। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में लुडविग ने प्रकाश डाला था, बाद में रिचर्ड ने इसके ऊपर इसकी पूरी डिटेल बताई। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए फॉस्टर ने डिटेल दी थी 1961 के अंदर, और बाद में गाइटन ने भी इसके ऊपर काम किया था। ट्यूबुलर सीक्रेशन, यूरिन के अंदर पहले पॉइंट पे अपन आते हैं, उसके बाद में सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन पे आएंगे, फिर ट्यूबुलर सीक्रेशन। मोटा मोटी हम बात करें कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है। रक्त प्लाज्मा के साथ में ब्लड जब इधर आ रहा है, ब्लड इधर आया, ये ब्लड आया, आगे बढ़ रहा है और इधर आ रहा है, ब्लड का प्रेशर 70 से 75 mmHg है, जिसको GHP कहते हैं। इसका नाम है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यहां से दिखाई देगा, नहीं देगा, GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, GHP, जो वहां से ब्लड चल के आ रहा है उसका प्रेशर। फिर है BCOP, ब्लड कोलोइडल ऑस्मेटिक प्रेशर, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसकी वजह से जो प्रेशर आता है, BCOP, ब्लड, मैं हट जाऊंगा तो आपको सब दिख जाएगा, कोलोइडल ऑस्मेटिक प्रेशर। इसी प्रकार से CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये 3 नाम GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये GHP, ये रहा। ये ब्लड, आपको मालूम है कि रीनल आर्टरी के द्वारा आर्सुएट आर्टरी बनती है, फिर इंट्रालोबुलर बनती है, इंट्रालोबुलर बनती है, और लास्ट में आकर के ये एफरेंट आर्टरियोल होती है, जो कि कॉर्टेक्स और मेडुला के मार्जिन के ऊपर साथ साथ चलती है। वहां पे रीनल आर्टरी और रीनल वेल की सप्लाई होती है। ये प्रेशर आया यहाँ पे, ठीक है। 70 से 75 mm, कुछ किताबों में 70 भी लिखा है, कुछ में 75 भी लिखा है, तो 70 से 75 mmHg का प्रेशर इधर आया, तो ये कैपिलरीज में डिवाइड हो गया। अब एक तो बहुत बड़ा प्रेशर हो, अब कैपिलरीज में और डिवाइड हो गया, ये प्रेशर इसमें और हो गया, तो ये प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे ये प्रेशर क्रिएट हो गया, तो ये फुल प्रेशर आ रहा है। अब इन बड़ी पाइपलाइन में से छोटी छोटी ये इस तरह से डिवाइड हो गई, इनके अंदर आ रहा है। तो ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज है, जो ये कैपिलरीज है, इनके अंदर से, यानी इनके अंदर से ये जो कैपिलरीज है, इनके अंदर से ब्लड प्रेशर आ रहा है। अब प्रेशर आ रहा है तो इनके ऊपर प्रेशर लग रहा है कि ये
बाहर की ओर जावे, इनके ऊपर प्रेशर लग रहा है। अब कोई भी नली प्लास्टिक की इलास्टिक की है, न्यूटन का जो नियम है कि जो है अपनी स्थिति में रहना चाहता है, तो इनके साथ भी यही है कि ये अपनी इस स्थिति में इसी में रहने, इनको प्रेशर डाला तो ये वापस यूं जाती है, तो इनके ऊपर प्रेशर डालता है तो ये वापस प्रेशर डालता है, और यहाँ पे प्लाज्मा की प्रोटीन साथ में है, तो ये प्रेशर क्रिएट होता है, इसको कहते हैं बीकॉप। ये ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इनके द्वारा है, ये बीकॉप, ये रहा 30 mmHg। ये 30 mmHg प्रेशर वापस इनके नलियों के ऊपर लगता है, लेकिन अब इन नलियों ने 30 लगाया, ऊपर से आ रहा है 70 से 75, ज्यादा किसका, इसका है, तो ये इसमें से छन जाएगा, छन करके ये यहां इकट्ठा हो गया। इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, छनित। अब इसका प्रेशर 70 था, और इसका नलियों का वापस जो नेगेटिव प्रेशर वापस लगाएगा, इधर से पॉजिटिव आ रहा है, इधर से वापस लगाया, वो 30 था, लेकिन 70 ज्यादा है, तो 70 में तो 40-45 प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये इसमें से छन के आ गया। अब क्या हुआ कि ये कैपिलरी में से छाना, और इसके बाद ये कैप्सूल है, अब ये छनित यहां आ गया। अब ये छनित आ गया, तो ये छनित क्या कर रहा है, ये छनित इस कैप्सूल की, ये कैप्सूल की जो वाल है, ये कैप्सूल की जो वाल है, इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। ये प्रेशर, ये छनित जो आ गया, जो लिक्विड, एक बैलून के अंदर एक हवा से भरते हैं, पानी भरते हैं, तो प्रेशर ज्यादा, पानी का ज्यादा आएगा, तो ये लिक्विड आ गया, ये पानी इस बल्ब को, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को नीचे की ओर धकेलता है, इधर नीचे की ओर धकेल रहा है। लेकिन ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके ऊपर प्रेशर यूं आ रहा है, लेकिन ये वापस प्रेशर डाल रहा है, ये वापस प्रेशर डाल रहा है, ये अपनी इसके ऊपर प्रेशर डाला, ये अपने वापस पहले की स्थिति में आना चाहता है। ये प्रेशर इस कैप्सूल की वाल के द्वारा, बोमन कैप्सूल की वाल के द्वारा जो डाला जा रहा है, उसको हम कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी CHP। ये CHP है, ये बीकॉप था, ये GHP था, ये जो अंदर नलियों में चल रहा है, कैपिलरीज में चल रहा है, ग्लोमेरुलस में चल रहा है, ये CHP है, और ये है सॉरी ये बीकॉप और ये CHP जो कैप्सूल की वाल के द्वारा डाल रहा है, जो प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा कैपिलरी में डाल रहा है, ब्लड के द्वारा डाला जा रहा है, ब्लड कोलोइडल ऑस्मेटिक प्रेशर, ब्लड कोलोइडल ऑस्मेटिक प्रेशर, और कैप्सूल के द्वारा डाल रहा है वो CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसका कितना हो गया, ये देखिए बीकॉप 30, ये हो गया 20, 30 और 20, 30 इधर नेगेटिव चल रहा है, 20 इधर से नेगेटिव चल रहा है, लेकिन टोटल 70-75 है, यानी ये देखिए GHP 70-75, दो नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर जुड़ गए, ये जुड़ गए, -30 -20 मिलकर के 70-75, कुछ एक भी लिख दीजिए, 75 लिख दीजिए, मान लीजिए 75 -50, तो नेट 25 आ गया। अगर 70 कहते हैं तो 20 आ गया, तो टोटल नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर कितना रहा, नेट, ये नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर, यानी वो दाब जो यूरिन बनने के लिए काम आया, वो था 20 से 25 mmHg। इसकी वजह से ये फिल्ट्रेट यहाँ बाहर आ गया, कैप्सुलर की बाहर, यहाँ पे सेल्स पाई जाती है, पोडोसाइट सेल्स होती है, उनमें
ये क्षणित आ जाता है। लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन के इसमें से, इन छेद में से, पोडोसाइट्स में से वो नहीं छंटती, बाकी सब छंट जाती है। जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो इसमें से प्रोटीन भी छंटने लग जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी छंटने लग जाते हैं। और जब किडनी काम नहीं करेगी, माल फंक्शन करेगी, तो हमारे शरीर के अंदर से सारी चीज़ें, प्रोटीन वोटीन सब वेस्ट जाने लग जाएगी, पानी सारा का सारा सेल्स का अंदर बनने लग जाएगा, काम की चीज़ें सारी बाहर चली जाएगी और हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी और पफीनेस आ जाएगी, शरीर के अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि सेल्स आ नहीं रही है, सेल्स में से ले नहीं रही है, फिल्ट्रेट हो नहीं रहा है, प्रेशर आ नहीं रहा है। अब ये ग्लोमेरुलर सेल्स है, यहाँ क्या होता है, ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। ये सीक्रेशन करती है, इनका काम क्या है, कंस्ट्रिक्शन, वेजिटेशन करती है, कंस्ट्रिक्शन करती है, ये सेल्स को निकोड़ती है। भाई 70-75 का प्रेशर आ ही रहा था ब्लड का पीछे से, और ये सिकुड़ और गई तो और प्रेशर लग गया, तेज प्रेशर लग गया। ये नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर के लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए ये प्रेशर चाहिए होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, कि भाई कई चीज़ें काम की, प्रोटीन भी छट गई, विटामिन भी आ गए, यूरिया क्रिएटिनिन भी आ गई, कई चीज़ें काम की छन गई, कई जो निकालनी थी वो छन गई, तो सारी की सारी आ गई। तो अब इनका एब्जॉर्प्शन वापस इस जगह पीसीटी में और डीसीटी में कैसे होगा, कि भाई चयनात्मक अवशोषण, पुनः अवशोषण, कि भाई कई चीज़ें काम की चली गई, जो नहीं जानी थी, जो खराब जानी थी वो तो चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन काम की चली गई, उनको वापस सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसको कहते हैं चयनात्मक अवशोषण। अब चयनात्मक अवशोषण हो गया, काम की चीजें भी ले ली, अवशोषण यहाँ भी, जैसे यहाँ पे अच्छी और बुरी सारी चीजें निकल गई, ऐसे ही है अब्जॉर्प्शन में भी होगा कि कुछ चीजें ऐसी आ गई जिनको वापस वास्तव में अवशोषण नहीं करना चाहिए था, बाहर निकल जाना चाहिए था, उनको वापस ट्यूबुलर सीक्रेशन के द्वारा बीसीटी और जंक्शन ट्यूबुलर पास में छोड़ दिया जाएगा, उसको ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते हैं। टोटल मोटा मोटी मूत्र निर्माण का ये है। नेक्स्ट टाइम में हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।